अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देकर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बना दिया। रात 2:30 बजे तकरीबन वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने हलफ उठाया। इस सारे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, मुआशी हालात हमारे किस तरफ जा रहे हैं, डॉलर की उड़ान जो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या वजूहात हैं, सियासी और मुआशी वजूहात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, उमर इकबाल ख्वाजा साहब, जो रात सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 9 बजे से पहले रूलिंग केस का जो फ़ैसला दिया था, आप उसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक पॉलिटिकल टर्माइल का शिकार है। जी जी, बड़ी शदीद बेयकीनी की कैफियत है यहाँ पर कि कौन हुक्मरान रहेगा पाकिस्तान पे, कौन पंजाब पे हुकूमत करेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल एक तारीखी रूलिंग दी है। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है और सेक्शन 63 आर्टिकल के 63(1)(a) की उन्होंने तशरीह की है। तशरीह तो शायद पहले कर दी थी, लेकिन उन्होंने उस रूलिंग को उसके तनाज़र में देखा है। जी जी, और उन्होंने कहा कि ये 10 वोट जो काफ लीग के थे ये शुमार होने चाहिए थे। अब मसला ये है कि ये तो अब इस मामले के बाद परवेज़ इलाही साहब वज़ीर-ए-आला भी बन गए, अब उन्होंने हल्फ भी ले लिया, सूबा भी संभाल लिया, लेकिन अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। उमर साहब, वैसे जब ये रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी थी, जितने भी माहिरीन थे हमारी जिनसे बात हुई, वो सभी ये कह रहे थे ये बनती नहीं थी रूलिंग जो दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में उठ जाएगी। तो इसी वजह से तो नहीं हुकूमत एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइकाट किया इसका सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई का? देखें, हम वकील जब किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करते हैं ना, जी तो जी, अगर वो फ़ैसला नॉन स्पीकिंग हो या गैर वाज़ेह हो तो उसमें इसी ग्राउंड पर वो फ़ैसला ज़ाया हो जाता है। सही कह रहे इसी हो। तरह डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी ना, वो एक पढ़ी लिखी हुई रूलिंग उन्होंने पढ़ के दे दी, जिसको उन्होंने शायद बगौर देखा भी नहीं कि जिस पैरे का वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे थे उससे वो मुताबिकत भी नहीं रख रही थी, और उन्होंने बग़ैर सोचे समझे इसके पर थोड़ी बहुत बहस करवा लेते। और इसमें ना रूलिंग के अंदर इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़त की, ख़त का ना जिक्र पहले किया वोटिंग से पहले, ना वोटिंग के दरमियान में किया। इसका मतलब है ख़त तो उन्हें भी कोई वोटिंग के दरमियान में या बाद में मिला है। तो वो कैसे साबित हो सकता था कि ये रूलिंग ठीक है? क्योंकि सेक्शन 63(1)(a) तो बड़ा वाज़ेह है, वर्ड पार्लियामेंट्री पार्टी वहाँ पर यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमतें वक्त को बाइकाट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुकूमतें तो बाइकाट कभी भी नहीं करती। जी जी, ये तो वो अजीब भी ही अदालत उज़्मा का। जी जी, और देखिए, अभी फैसला आया ही नहीं है और अपने बाइकाट पहले कर दी है। फिर अदालत के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ऐसे हमले कर रहे जी हैं। जी, अगर वो शायद मेरे ख्याल में 5:15 बजे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो एटलीस्ट लार्जर बेंच बन रहा था। जी जी, जो कोर्ट प्रोसीडिंग से नज़र आ रहा था कि वो लार्जर बेंच बनाने जा रही है, लेकिन जैसे ही वो वक्फे के बाद आई है कोर्ट वापस, तो वो 5:15 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जजेस के भी व्यूज़ बदले हुए थे और शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हुकूमत उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है और आज़ाद वैसे अदलिया। उमर साहब, उनके वकला भी हाजिर हुए, दलाइल भी दिए, दलाइल तो तकरीबन मुकम्मल हो गए थे, सब कुछ हो गया था। उसके बाद वो उसकी अदालती बाइकाट का कोई फ़ायदा था? मैं तो समझता हूँ किसी ने हुकूमत को गलत मशवरा दिया है। जी जी, ये हुकूमत को किसी ने कि इसको कैश 22, हम इंग्लिश में कहते हैं कैश 22 पोजीशन में फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ माजराई करके पाकिस्तान की तारीख है कि कोई हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकी। इसमें चाहे आप नवाज शरीफ साहब का सेकंड टेन्योर देख लें, जिसमें उनकी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब के साथ एक तारीख है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ, फिर भी इनकी प्रोसीडिंग्स ना चल सकी और इनकी हुकूमत टूट गई। वैसे उमर साहब, ये कोई हम जो अदालतों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं या पाक अफवाज के ख़िलाफ़, ये कोई दुरुस्त इक़दाम है, आप समझते हैं इसको? नहीं, दुरुस्त तो मैं किसी सूरत भी नहीं कहूँगा। इदारों पर तनकीद एक हद तक होती है और उनके फैसले, ख़ासतौर पर अदलिया पर तनकीद मुस्बत होनी चाहिए, फ़ैसले के मुतल्लिक होनी। मेरा ख्याल है इदारों पर जो तनकीद है वो तो एक तरीके से होती है, मुस्बत तरीके से होती है, फ़ैसले को डिस्कस किया जाता है। आप कभी भी बेंचों को फिक्स्ड बेंच नहीं कहते
और ना ही अदालत को ये धमकियां लगाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, आपका फैसला नहीं मानेंगे। जी जी। आपको जैसे मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का सेकंड हुकूमत भी सजाद अली साहब से टसल में नज़र होगी थी। आसिफ जरदारी की भी हुकूमत जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ टसल में नज़र होगी, और इवन ये आखिर में साकिब निसार साहब और नवाज शरीफ साहब का भी एक ऐसा है रिलेशनशिप जो हमारे सामने है। उनको सबक तो सीखे कम अज़ कम। जी जी। और सही कह रहे हैं। ये देखिए, इस बेंच ने तो तारीखी फैसले किए जब इसने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। ये तीनों जब जजेस, यही जज थे, यही जब यही तीनों अदालत जजेस थी। थे, जी जी। और उन्होंने इमरान साहब की हुकूमत को घर भिजवा दिया। इन्हीं तीन जजों ने जब इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की इमरान खान साहब से कॉल हुई तो उनकी जजमेंट में उन्होंने इमरान साहब के तमाम बयानिए के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दी और जजमेंट पास की। अभी एक हफ़्ता पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल्ड रीजनिंग के बाद काबीना हमारी कह रही थी कि जी उन्होंने इमरान खान के बयानी को दफन करके रख दिया है। आज वही तीन जज हैं, यानी कि ये तो मीठा मीठा वो हावा जो कड़वा कड़वा थूथू ये मनपसंद के फैसले आ जाए वो अदालत ठीक ये है। हुकूमत जहाँ को से डाउट हो, यहाँ खतरा है, केस हमारे खिलाफ आ सकता है, तो उसका अदालती ये बाइकाट कर दिया जाए। हमारे पॉलिटिशियंस की मेच्योरिटी है। वो ये समझें कि अदालतें किसी से जज्बाती लगाव नहीं रखती, उन्होंने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। अगर का वो फैसला इमरान खान के खिलाफ होगा वो भी जाएगा, और अगर ये डिप्टी स्पीकर पंजाब का रूलिंग गलत है तो वो उनको गलत ही करार दें। जो आम ले मैन है वो भी आज ये सोचने पे मजबूर है। जो हम आयन की बात करते हैं, फिर आयन पे चलते भी नहीं है, कानून की बात करते हैं, कानून को मानते भी नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे जनाब? देखें, ये जो हमारा आम आदमी है ना, जी जी। वो वाकई बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। जी जी। उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ठीक हो रहा है काम और कौन सा गलत हो रहा है। यहाँ पर एक जो बात मद्देनज़र रखने वाली है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो आइन की तशरीह करने वाला इदारा है, और उसकी की ही तशरीह फाइनल होती है। अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, 63(1)(a) की इन्होंने तशरीह कुछ दिन पहले की थी। जी जी। डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा जी मैंने उस तशरीह को सामने रख कर ये 10 वोट जो है ना कैंसिल कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत के वकीलों से भी पूछता रहा 2 दिन कि वो कौन सा उनके जो तीसरा पैरे का हवाला दिया था डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग के अंदर, वो कौन सा तीसरा पैरा है जिसको पढ़ के सुनाए कि जहाँ पर हमने ये तशरीह की है। तो ऐसा कोई तीसरा पैरा वजूद में नहीं था। शायद उन्हें लिखने में या उन्हें समझने में गलती लग गई, उसके बाद उसके किसी के पास जवाब भी नहीं था। मसला ये है कि तशरीह तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ही फाइनलाइज करनी है, और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि एक लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी है हमारा कि एक जजमेंट को अगर किसी नुक्ते पर कोई एक जजमेंट आ जाए तो उसको ही फॉलो करना चाहिए। तो अब कन्फ्यूजन ना हो तो क्रिएट के उसकी 2-2 तशरीह 3-3 तशरीह ना की जाए। ये मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इन कॉलर की कि आम आदमी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है और मुल्क बेयकीनी का शिकार है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, थोड़े से पहले आरफ गोंदल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जो कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से गवर्नर राज की तरफ लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे हालात में जब हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, ऐसे हालात में ऐसे फैसले करने आप समझते हैं कि दुरुस्त इक़दाम होगा? अगर आप गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो फिर तो वही बात है, वो चैलेंज हो जाएगा और कोर्ट उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद आप फिर कहेंगे कि जी ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो पहले ऐसी नादानी से बाज ही रहें, ना ही करें। इस वक्त जो पाकिस्तान को असल मसला दरपेश है वो इकॉनमी है। इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इनके हेड्स को आपस में बैठना चाहिए और इस मुल्क को बचाने के लिए, इस अवाम को बचाने के लिए इक़दाम लेने चाहिए। इनको पाकिस्तान में देखें, आप बहुत सारी चीज़ों को आपने मुश्किल फ़ैसलों का नाम दे दिया है। जैसे पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाने का नाम मुश्किल फ़ैसला है, ये कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं है। बिजली की कीमत, ये कौन सा मुश्किल फ़ैसला है? ये तो फिर आप अवाम दुश्मनी वाले फ़ैसले करते जा रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले डिफरेंट हैं। मुश्किल फ़ैसले होते हैं जब आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढे जा रहे होते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को अगर बचाना है आपको, तो अपनी इम्पोर्ट्स की प्रायोरिटाइजेशन करें और जो ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं उनको करें। जो आपके लिए तेल की, पेट्रोल है, रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का, उसकी इंपोर्ट करें। बाकी तमाम चीज़ों की इंपोर्ट को कदगन लगाएं। आप पाकिस्तान से बाहर लोग ट्रैवल करते हैं, सैर करने जाते हैं, उसके ऊपर कदगन लगाएं।
मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो पाकिस्तानी गैर दूसरे मुल्कों में आबाद है उनके अलावा पाकिस्तान से ट्रैवल पर बैन लगा दें कुछ अरसे के लिए। अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों नहीं बचाते? इसके अलावा आपको पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप्स को 2 दिन बंद कर दें हफ्ते में, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दुकानों को सुबह 8 बजे खोले, रात को 8 बजे बंद करें। मुश्किल फैसले ये होते हैं। मुश्किल फैसला ये है कि बाहर पड़ी हुई दौलत वो कैसे वापस लानी है। दोनों जो सियासी कायदीन हैं, जो डिफरेंट पार्टीज के, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। इनके लिए असल मुश्किल फैसला ये है कि वो पैसे वापस लेके आएँ। ये मुश्किल फैसला नहीं है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराने हैं। अभी आप देखें, मुश्किल फैसला आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते लोगों के लिए? अच्छा, अब मैं उमर साहब आउट ऑफ बॉक्स जो सोल्यूशन है वो मैं पूछता हूँ, लेकिन उमर इकबाल खान साहब, आप मसाइल का हल जो आउट ऑफ बॉक्स बता रहे थे वो किस तरह मुमकिन है, किस तरीके से? मैं जो बात कर रहा था कि मुश्किल फैसले अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराना नहीं है। मुश्किल फैसले और होते हैं, आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है और साथ मैनेजमेंट के साथ अवाम को भी बचाना होता है। जैसे आप अपनी बार्टर मार्केट्स ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ इनको खोलें और इनके ट्रेड के इनके थ्रू आपका डॉलर के ऊपर प्रेशर कम होगा। और दूसरा, आप चाइना जैसे दूसरे मुल्कों के साथ जो ट्रेड करते हैं, मैं यहाँ पर बात करूँगा फिर आसिफ अली जरदारी साहब के एक अच्छे इकदाम की भी, कि उन्होंने ईयर 2011-12 में उन्होंने चाइना के साथ रूबल को पाकिस्तानी रुपये से लिंक किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था जी 13 रुपये का रूबल होगा तो 21 बिलियन रूबल हमें इस प्राइस में आप देंगे। जिससे ये नतीजा निकला था कि रूबल और रुपये में ट्रेड हुई और डॉलर से उसका ताल्लुक ख़त्म हो गया। अभी भी ऐसे सोल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है कि आज आप चाइना देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड चाइना के साथ है। आप चाइना से $8 बिलियन का माल मंगवाते हैं और कोई 2-3 बिलियन डॉलर का उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप उस ट्रेड को कोशिश करें पाकिस्तानी रुपये और रूबल के दरमियान में कर लें, उससे डॉलर का प्रेशर कम हो जाएगा। आप इस चीज़ से फ़ायदा लेने की कोशिश करें। आपको इस तरह के सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। हमें अपनी रियासत को बचाना है। एक IMF के ऊपर अगर आप बैंक पाउन करके बैठे हुए हैं तो वो भी एक पॉलिसी ठीक नहीं है। आपको दूसरी तरफ और भी इसी तरह के, जैसे मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, अगर हुकूमत इनके ऊपर काम करे तो पाकिस्तानी वो लोग जिनका एसेट्स बाहर पड़े हैं उनको टैक्स करने की कोशिश करे। अगर वो अपने एसेट्स नहीं लाते तो उनको हैवी टैक्स, वो ऑटोमेटिकली आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, वो एसेट्स वापस आएंगे। उन लोगों के साथ ये बात कीजिए कि हम आपको पाकिस्तानी रुपए देंगे और आपसे कोई टैक्स भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर बाहर रखेंगे तो टैक्सेशन होगी। इसी तरह ये जो पॉलिटिशियंस का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अब वक्त आ गया ये अपने लिए भी मुश्किल फैसला कर लें। मुश्किल फैसला ये है अपने भी पैसे डालने के लिए। पॉलिटिशियंस का $30 अरब के करीब बाहर पड़ा हुआ है। आज ये मुश्किल फैसला कर ले, हम इनसे कोई कार्रवाई नहीं करते, इनको सारा पैसा पाकिस्तानी रुपए में यूज करने की इजाजत देंगे। सिर्फ जरूरत है कि वो $30 अरब वापस लें, पाकिस्तान के हालात सीधे हो जाएंगे। ये इस तरह के सोल्यूशंस निकालें जिस पर अवाम पर कम से कम बोझ जाए और अशराफिया और वो लोग जिन्होंने किसी तरह भी पाकिस्तान से लूट मार की वो पैसे रजाकाराना तौर पर वापस लेके आए। अच्छा उमर साहब, एक खबर ये भी है जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तैयारियां कर रही है कि ऐसा मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद किए जा सकते हैं? सर देखिए, बात नहीं समझ, मैंने तो आपको पहले अपने इब्तदाइये में बताया कि 3 हुकूमतें पाकिस्तान में कम अज़ कम ऐसी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुआज़राई की और तीनों हुकूमतें अल्टीमेटली डिज़ॉल्व हो गई थी। ये किसने, नादान दोस्त ने इनको कोई देर है। देखिए, आपने एक साल एक वक्त ऐसा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी तौहीन अदालत का कानून गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत तौर पर इस्तेमाल करता है, और इन्होंने तौहीन अदालत का कानून नया लिया है। वो नया कानून चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और दोबारा पुराना कानून बहाल हो गया। अब क्या होगा कि ये जो है, अगर ये सोचते हैं कि इसके इख्तियारात कम करेंगे तो वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स दिया हुआ है, अदलिया पार्लियामेंट, उसकी बुनियाद पर ये चैलेंज होगा और उसी वक्त स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इसके अंदर हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा, ना नेक नामी मिलेगी, उल्टी बदनामी मिलेगी। इसलिए ये वाले मामलात को उमर इकबाल खान साहब, आखिर में क्या तस्वीर देंगे जो सियासी क्राइसिस हैं और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जो हमारे मुल्क में आम बंदा जो परेशान है, इन सब चीज़ों को मसाइल का हल क्या है? सर देखिए, एक तो आपका इस वक्त सियासी क्राइसिस है, इसका वाहिद हल इलेक्शन है।
सही। जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे आपको मूड ऑफ द पीपल, जो इस वक्त जमहूर का मूड है, वो नहीं पता लगेगा। सही कह रहे हैं। इस वक्त देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात के ऊपर कि किसी भी मुल्क में जमहूर तब तक कामयाब नहीं है जब तक वो बाय द पीपल फॉर द पीपल ना हो। इस वक्त आपको इलेक्शन कराने के, देखिए पुराना मैंडेट आपका डिज़ोल्व हो गया हुआ है, वो गदला हो गया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम है। 2018 के इलेक्शन को ना नून लीग मानती थी ना पीपल पार्टी मानती थी, इमरान खान खाली मानता था, वो अब बाहर बैठा हुआ है। तो बेहतर नहीं है कि जमहूर दोबारा से अपना एक फ़ैसला दे, ज़रूरी है। और ऐसे नहीं चल सकता कि पाकिस्तान ये पंजाब में के किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरे हाल बता। एक ज़रूरी बात कि जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस में काम करना भी सीखें। जमहूर में सब ने मिलके काम करना होता है, ये नहीं है कि एक दूसरे की टांगें खींचनी है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। वफाकी हुकूमत अपना काम करे, पंजाब अपना काम करे, जब तक अब बैठ के इसका आपस में फ़ैसला भी करे कि कब इलेक्शन कराने हैं। वैसे भी इलेक्शनों में 10-11 महीने रह गए हैं, अभी फ़ैसला कर लें। जो सलाह चाहिए कोई अल्लाह इन्हें नेकी की हिदायत दे, ये आपस में बैठ। और मैं आपको बताऊँ, विदाउट फ्रेश मैंडेट पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं हल होंगे। अब दूसरी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस की। देखिए पाकिस्तान के 75 साल की ज़िंदगी में पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ना, वो जो सरकारी रिजर्व हैं, वो 10 और 15 बिलियन डॉलर के दरमियान ही घूमते रहे हैं, ज़्यादातर 10 से भी नीचे रहे हैं। तो ये तो 100 दिनों में तो सारा ये 75 साल पीछे चले गए। सर बाद में मैं करने लगा हूँ। अभी तनसीर साहब बड़ी वो कह रहे थे कि ये जिससे बढ़ गया रेट्स तो उससे हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी। अब इस साल आपका डॉलर का रेट 50 रुपये बढ़ गया है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि इस साल के एंड में आपकी टैक्स कलेक्शन क्या होती है। ये इस तरह नहीं होता। जब तक आप इकोनॉमी को चलने नहीं देते, लोगों को फ्लरिश नहीं करने देते, आपकी कलेक्शंस नहीं होती। आपकी अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और काम रुकना शुरू हो जाएगा तो कौन सी सेल और कैसी कलेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ मैं देखिए, जो ड्यू क्रेडिट किसी का है, इमरान खान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उसने टैक्सेशन सिस्टम में बेशुमार इस्लाहात लाई। सिर्फ पीओएस की इस्लाहात ही ऐसी थी जिनसे पाकिस्तान का जो टैक्स का रेवेन्यू है वो 10,000 अरब के ऊपर जा सकता है। उसको कंटिन्यू करते, उसको अभी वर्क कर लिया, अभी उसको फोकस कर लिया। ये और बड़ा जुल्म है ये जो अभी तनसीर साहब ने बताया कि एक बंदे की 500 रुपया अगर बिल है या उसकी दुकान बंद है, दफ्तर बंद है, उसको 3,000 रुपये टैक्स का बीच में ऐड होके आ रहा है। उसका हल ही ये है कि ये इस तरह के कार्रवाइयाँ करने की बजाय जो काम कर रहा है उससे पैसे लें, पीओएस लगाएं। हर सेल्स टैक्स वाले हर एक जो सेल टेल के ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट करे, आपको रियल टाइम कलेक्शन आएगी। आप ये क्यों इस तरह के चोर दरवाजे फिक्स टैक्स के निकाल लेते हैं जिससे लोग भी बेईमानी पर उतरे रहते हैं। और उससे इसके दो फैक्टर हैं, एक तरफ तो 500 वाले को भी आपने 3,000 लगा दिया और दूसरी तरफ जिसकी बहुत ज़्यादा आमदनी है उसको भी 3,000 लगा दिया। ये दोनों ही गैर मुनसफाना होते हैं। मुनसफाना टैक्सेस लगाने की जरूरत है, उसको खत्म करना। हाँ, और जो देखें पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक ही हल है। दुनिया सारी में परसेप्शन होती है, रियलिटी नहीं होती। पाकिस्तान की हुकूमत खुद ही आकर शोर डाल देती है, जी हमारा बड़ा हो गया हमारा। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान का ये डॉलर का फ्री फॉल हुआ उसकी वजह ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसने आते ही शोर डाल दिया, जी हम तो भूखे नंगे हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। इतने अच्छे नंबर्स आ रहे थे इकोनॉमी के, ये उसके साथ प्ले करते आपको सारा लोन भी मिल जाना था और दूसरे दोस्त ममालिक को 6% ग्रोथ के ऊपर कायल भी कर सकते थे। आपने खुद ही इतना शोर डाला, जी हमारे पास कुछ नहीं है, हम बर्बाद हो रहे हैं, श्रीलंका बन रहे हैं। अब भुगत रहे हैं अवाम, हम अवाम को भुगता रहे हैं। पॉलिटिशियंस का तो इतना पैसा बाहर पड़ा है, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, जितने भी हमारे, बल्कि मैं तो ये तरीके इंसाफ के भी बेशुमार लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब थे, उसरो मुख्तियार साहब, इनके इतने पैसे बाहर पड़े, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब फ़र्क मुझे पड़ता है, मेरे जैसे 22 करोड़ अवाम को। ये तो 1% है, ये सिर्फ 1%, 70 नहीं, ये सिर्फ 1% है शराफिया। ये बात समझे, इस तरह ना करें। अवाम भी इस चीज़ को समझे कि ये लोग हमें हर वक्त ये मुश्किल फ़ैसले, ये नहीं है कि अवाम की धुलाई कर दी जाए। मुश्किल फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर किया जाए, तो लोगों को बताया जाए कि हमारे अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारी 60 बिलियन, देखिए हमारी बकेट है 60 बिलियन डॉलर की, जो एक्सपोर्ट और ये फॉरेन रिमिटेंस से आती है, कि वो कम मुल्कों की इतनी बड़ी बकेट है। हमें अपनी किसी भी सूरत हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 55 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कम वक्त में। उसके ऊपर आपको आपस में ये इससे ऊपर नहीं जा सकती।
आप देखें पाकिस्तान 6-7 साल में सीधा हो जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 25-30 बिलियन डॉलर पर चला जाएगा। फिर आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि बिजली कम इस्तेमाल करें, हमने 4 घंटे लोड शेडिंग करनी है ताकि तेल ज़ाया ना हो हमारा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको राशनिंग करनी चाहिए, आटे का भी तरीके से इस्तेमाल करें। हर चीज़ के ऊपर ये नहीं है कि हम बेतुकी इंपोर्ट्स करते जाएं, ये थोड़ी है कि वो आप इंपोर्ट्स कर, आपने लोगों को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन। देखिए इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना दुनिया की है, अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों का बचाव का तरीका ही ये है कि यहाँ पर राशनिंग की जाए और लोगों के 2 दिन पेट्रोल पंप्स बंद रखें, दुकानें 8 से 8 करें, आपके मुल्क में इंपोर्ट्स का इनफ्लो कम हो, आपका मुल्क सीधा हो जाएगा। इस वक्त सारी दुनिया इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, सुपर साइकिल इसे हम कहते हैं, उसका शिकार है। दुनिया में 8 बजे रात सारी दुनिया में कारोबार, सारी दुनिया में हमारे रात सारी रात कारोबार होता है, सुबह सब सोते हैं। यही तो फजूल बात है, हमने अपने आप को इतना लेजी कर लिया है, कामचोर कर लिया, नॉन प्रोडक्टिव कर लिया। दुनिया में कहाँ पर 20 बिलियन डॉलर का तेल इंपोर्ट करके उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन डॉलर क्यों? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं हमारे अलावा। आपका यूनिक प्रॉब्लम ये है कि आपकी गर्मियों में कंजम्पशन 27,000 मेगावाट से ऊपर है और सर्दियों में वो 9,000 मेगावाट है। दैट मीन्स योर इंडस्ट्री और जो घर हैं वो सिर्फ 9,000 मेगावाट खींचते हैं, बाकी आप एसी चलाते हैं। और खुदा का नाम है इसके ऊपर कंट्रोल करें। हम सोचते थे बिजली बचाए अपने लिए, कौम के लिए, अब तो अरसा हुआ ऐसी बात सोची नहीं है। और 5 दिन हो गए हैं मैं रोज़ाना सोचता हूँ कि ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारा किस दिन आएगा टीवी के ऊपर और कहेगा कि मैं डॉलर के ये FIA को दिया ऑर्डर, जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर। देखिए 5 बड़े बैंक से इन्वॉल्व हैं, इन रेटों पर डॉलर की ट्रेडिंग नहीं हो रही, सिर्फ स्पेकुलेशन के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा है इसको बिल्कुल अभी FIA को टास्क दें, उनकी फोरेंसिक ऑडिट्स करें, अभी आपका डॉलर 10-15 रुपये नीचे आ जाएगा। ये किस तरह की बात है सर? 300% आई एम प्रिवी टू दिस एवरीथिंग, मुझे सारे मामले का पता है। ये तो सिर्फ 5 बैंक है जो पाकिस्तान के, जिनके हाथ में आपने फॉरेक्स मार्केट थमा दी है। इस वक्त कौन सा इंपोर्टर 240 रुपये पर इंपोर्ट करेगा? जो सर 248 पे सर वो PSO को फोर्स किया जा रहा है, वरना PSO को तो देखें आपकी इंपोर्ट के जैसे जो एक्सपोर्ट है, फॉरेन रिमिट है, उसमें से ये ज़रूरी वाली मीटअप करें, इनके लिए स्टेट बैंक प्रोवाइड करे, ये IMF के चुंगल में ना फंसे। ठीक है उसके कर्जे की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपनी भी सोच, मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये गैर रवायती तरीके भी सोचे, ये पाकिस्तान बच जाए और परसेप्शन बेहतर करे कि वो सत्य खैरा ने, और उसके ऊपर साथ हम अपने आप के ऊपर खुद सेल्फ डिसिप्लिन लगाएं। मैंने नहीं एक कनाल के घर को 45,000 से ज़्यादा की बिजली देनी, 10 मरले के घर को 20,000 से ज़्यादा की बिजली नहीं देनी। और आपकी देखें इंपोर्ट्स कम होंगी, आपका मुल्क सीधा होना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्ट को हम दें, इंडस्ट्री को मरा दें, इंडस्ट्री को तो 4,000 मेगावाट से ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं यूज़ करती, आप उसको मराद देते नहीं हैं। वो 4,000 मेगावाट वाली का रेट भी बढ़ाते हैं, उनका गला भी दबाते हैं, उन पर टैक्सेस भी लगाते हैं, उनको हम देते नहीं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है जनाब बिजली के रेट कम करें वरना ये हम इंडस्ट्रियाँ अपनी बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग उन्होंने दी है, जो बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं अयूबी भाई अभी दे दिया। अगर ऐसा ही रहा तो अनकरीब फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद होती चली जाएगी। सर देखिए आप बात समझने की कोशिश करें, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री वो बाहर की लोकल भी वो बाहर की इंडस्ट्री को कम्पीट ही नहीं कर सकती। हमें इंपोर्ट सस्ती पड़ती है, उसके लिए हमारा डॉलर ज़ाया हो जाता है। देखिए ना आप यहाँ पर पाकिस्तान में चीज़ बनती महंगी है, चाइना से मंगवाते सस्ती है, इसीलिए इंपोर्ट होती है ना। बात ये है कि वो उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान एक खिता है जिसमें मैं इसको कभी भी यूरोप से नहीं कंपेयर करूँगा, मैं इसको बांग्लादेश, इंडिया से कंपेयर करूँगा। हमारी जो पर मेगावाट कॉस्ट है वो $2 मिलियन के करीब आती है जब हम लगाते हैं। जब बांग्लादेश है 7 लाख से लेकर 10 लाख डॉलर आती है, इंडिया में 7 लाख से लेकर 9 लाख डॉलर तक आती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर मेगावाट के पीछे मोर देन $1 मिलियन की करप्शन की जाती है। ये आप समझ, और उसी को मेरे टैरिफ में भी ऐड किया जाता है, उसी से मेरी बिलिंग भी की जाती है। उसके बाद कहते हैं जी मैं कंपेयर के वो जी आप पैसे पूरे करें। ये बिजली का बिल तो आप मेरा खून भी निकाल लेंगे ना तो ये पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये टैरिफ ही बेईमानाना है, फ्रॉड है इसके अंदर, और उसमें बेशुमार किकबैक्स और करप्शन शामिल है। जब तक इसको भी आप सही तरह चेक नहीं करेंगे, इसके ये टैरिफ आपको देखें, आपने कहीं दुनिया में नहीं था
तमाम का टैरिफ डॉलर से रिलेट कर दिया हुआ है। अब वो क्या होता है, डबल मार पड़ती है।